हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी अच्छे ही होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्लासेस हम डेली कर रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं। बस इतना है कि शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ जहाँ भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लोग आते हैं तो मुझे भी खुशी होती है कि भाई हाँ, आज तो ज़्यादा लोगों ने देखी है क्लास, है ना। बाकी और कोई बात है नहीं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं और बेल आइकन ऑन कर लेना। वैसे तो शाम में क्लास आती है 7 बजे के आसपास, लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत लेट भी हो जाती है, तो इसलिए बेल आइकन ऑन करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक जा पाएगा, ठीक है। तो क्लासेस चली हुई हैं बीएड की, बता दूं मैं। हम कर रहे हैं डेली नई नई बुक्स। आज कल हमने क्या था, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। आज हम ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का टॉपिक करेंगे। तो हम सारी बुक्स को साथ लेके चल रहे हैं, जिससे आपको ये ना लगे कि भाई मेरी तो ये बुक तो कंप्लीट हो गई, दूसरी तो अभी हुई ही नहीं है, दूसरी की तो एक ही यूनिट हुई है। तो ऐसा काम अब नहीं करेंगे, सारी बुक हम साथ लेके चलेंगे। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की हम सेकेंड यूनिट कर रहे हैं, आज ग्रोइंग अप एज अ लर्नर की थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरीके से सारी बुक्स हम कर लेंगे। टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी की हमने 5 यूनिट कर लिए हैं, ठीक है। और आपका फिलॉसफी जो है उसकी 4 यूनिट कर लिए, चौथे में से कुछ टॉपिक रहते हैं। ये बात हुई। बाकी अगर आपके कमेंट देखो बहुत आ रहे हैं कि पेडागोजिकल फिजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस करा दो, तो मैं करा दूंगी, लेकिन पहले आपके कॉमन सब्जेक्ट करा दूं, पेडागोजिकल सब्जेक्ट भी मैं करा दूंगी, ठीक है। भाई आप ही बताइए, पहले कॉमन सब्जेक्ट आएंगे कि पेडागोजिकल सब्जेक्ट? कॉमन सब्जेक्ट आएंगे, सभी को साथ लेके चलना है। तो ये 4 सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो 2 सब्जेक्ट हैं उन्हें हम कर लेंगे, ठीक है। बड़ी बड़ी क्लासेस ले लूंगी, मैराथन्स ले लूंगी। 1-2 दिन की बात है, हमारे घर जो गेस्ट आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे, फिर आपकी 3-3 घंटे की क्लास भी मैं ले लूंगी, ठीक है। आज तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, पर मैं क्लास मैंने सोचा कि करा दूं, और मेरे गले में इतनी चीज़ हो रखी है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लेट्स क्रैक पे भी आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं, यानी कॉलेज विद भावना में आपको चैनल के फोल्डर में मिलेगा लेट्स क्रैक, जहाँ पे यूपी टेट की क्लासेस चली हुई हैं, सीडीपी हम कर रहे हैं, और सी टेट आने वाला है तो सी टेट की क्लासेस भी वहाँ ऑलरेडी मैंने कराई हुई हैं। इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट कराई हुई है, बिल्कुल बेसिक से कराई थी मैंने, ठीक है। हिंदी पेडागोजी कराई हुई है, ईवीएस का कंटेंट और पेडागोजी दोनों है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, और मैथ की पेडागोजी भी कराई हुई है, और जो साइंस के बच्चे हैं साइंस की पेडागोजी भी मैंने कराई हुई है, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं। ये बात हुई। तो चलते हैं, आज हम करने वाले हैं लर्निंग थ्योरीज नहीं, लर्निंग का जो थर्ड यूनिट है लर्निंग अधिगम, उसे हम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ी भी है, और बहुत ज़्यादा पेचीदी, मतलब हार्ड भी मान सकते हैं, किसी को समझ आती है किसी को नहीं आती, ठीक है। तो हम उसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी मैसेज करना हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और दूसरी बात, पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, तो टेलीग्राम पे मिलेंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको नहीं मिल रहा है और आप जा नहीं पा रहे हैं, किसी को आता है किसी को नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं, मैं वहाँ पे पिन कर दूंगी, ठीक है। ये बात हुई। बाकी स्टार्ट करते हैं, एक बार पहले पेपर देख लेते हैं। ये यूनिट थर्ड है लर्निंग, इसकी 2 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट साइकोलॉजी और सेकंड जो है ह्यूमन ग्रोथ हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये थर्ड यूनिट है, ठीक है, और पेपर भी आपका ये थर्ड ही है, ठीक है भाई। और काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं और टेट में भी पूछे जाते हैं, और बीएड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से। देखो ये 2016 का पेपर है, इसमें क्वेश्चन कहाँ है, कहाँ है क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, यानी 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर पूछा गया है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के सूझबूझ सिद्धांत क्या है। लर्निंग का प्रोसेस पूछा है, यानी जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की, लर्निंग द चैप्टर, उसकी जब स्टार्टिंग करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि लर्निंग क्या होता है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बच्चों को, स्कूल को, टीचर्स को, कंटेंट को। तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये 4 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो 4 नंबर में भी आपको अच्छा खासा लिखना पड़ता है, तो ऐसा तो है नहीं हम इसे छोड़ेंगे। देखो आगे भी नेचर ऑफ लर्निंग पूछा है, लर्निंग जब अब मतलब जो आज टॉपिक करने वाले हैं उसके अंदर ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन देखो 8 नंबर से यहीं से कवर हो गए, ठीक है। अब 2017 का भी देख लेते हैं।
ये 2017 का पेपर है। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज लर्निंग, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि लर्निंग क्या है, यानी अधिगम क्या है। एक लर्निंग थ्योरी बताइए उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो हम लर्निंग थ्योरीज भी पढ़ेंगे। बाकी शॉर्ट में भी पूछा गया है, अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, 8 क्वेश्चन है कि कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं अधिगम को। ठीक है, बाकी और पेपर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। चलो भाई चलते हैं। ये कौन सा पेपर है, ये है 2018 का होगा या 17 का, 2018 का पेपर है। इसमें देखते हैं, इसमें देख लीजिए, ये रहा, डिस्क्राइब स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंपोर्टेंस ऑफ दिस थ्योरी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो कल हम करेंगे सारी थ्योरीज। क्लास थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है कल वाली, आज वाली तो थोड़ी छोटी ही करेंगे क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये बात हुई। बाकी और भी दिखा देती हूँ आपको, 2016 का पेपर, 19 का दिखा देती हूँ। 19 में भी पूछा है, देखो, विच फैक्टर अफेक्ट्स द लर्निंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे हम। ये हमारा टॉपिक लर्निंग यानी सीखना, अधिगम। भाई सिंपल सी बात है, आप सीखने से क्या समझते हैं, सीखना क्या होता है। अब जैसे कि आपने बीएड में एडमिशन लिया, ठीक है, बीएड में एडमिशन लिया तो आपने अब से पहले कुछ नहीं पढ़ा होगा एजुकेशन फील्ड के बारे में। कोई बीकॉम करके आया होगा, कोई बीएससी करके आया होगा, कोई बीए ऑनर करके या बीए करके आया होगा, कोई कुछ भी करके आया हो। ये बीएड का जो सिलेबस है वो सारा बिल्कुल अलग होगा, है ना। तो आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जब से आपने बीएड की बुक्स उठाई हैं तब से आपने कितना कुछ सीखा है, आपके अंदर कितना अंतर आ गया है। जिस दिन बीएड में एडमिशन लिया होगा, जब बुक्स देखी होंगी तो ये दिख रहा होगा भाई क्या है ये, है ना। तो अब क्या है, आप सीखते जा रहे हैं, यानी आपका अधिगम हो रहा है, आपकी लर्निंग हो रही है। ठीक है, आप दिन हर प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं। ठीक है, एक बात तो ये हुई। यानी सीखना क्या है, सीखना है कि हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। आज भी सीख रहे हैं, कल भी सीख रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं तो सीख रहे हैं। मम्मी के पास बैठे तो 4 बात वहाँ सीख ली, पापा के पास बैठे वहाँ सीख ली, कोई किसी के बाबा के पास बैठे, दादी के पास बैठे तो वहाँ सीख ली। तो सीखना जीवन भर चलता रहता है। और सीखने से क्या होता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है ना, हमारा बिहेवियर चेंज होता है। तो पढ़ते हैं कुछ डेफिनेशन। देखो बहुत सारी डेफिनेशन है इसके अंदर, आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन दी है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रेस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यानी नई नई नॉलेज एक्वायर करना, जैसे कि आप बीएड की बुक्स पढ़ रहे हैं, नए नए रेस्पॉन्सेज एक्वायर करना, तो ये कौन सा प्रोसेस है, लर्निंग का प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा कौन कहते हैं, वुडवर्थ। यानी हम नई नई चीजें सीखते हैं, नए नए रेस्पॉन्स सीखते हैं, नई नई प्रतिक्रिया सीखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, सीखना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गेट्स एंड अदर ने एक डेफिनेशन दी है कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। यानी लर्निंग क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है वो क्या है, मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसके द्वारा, हमारे एक्सपीरियंसेस के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा। यानी जैसे कि आज जैसे आप हैं, आज आपकी उम्र किसी की 25 साल होगी, किसी की 20 होगी, किसी की 22 होगी, लेकिन 10 साल बाद जब अपने आप को देखेंगे तो आपका बिहेवियर बहुत चेंज मिलेगा। कोई भी नया इंसान आपसे मिले तो वो क्या देखेगा कि भाई इसका बिहेवियर तो बहुत चेंज हो गया है। तो आपका बिहेवियर क्या है, मॉडिफाई हो रहा है। और वो मॉडिफाई किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आप अनुभव गेन करते जा रहे हैं। 10 साल बाद आप अपने आप को देखेंगे तो आपको बहुत सारे अनुभव हो चुके होंगे। आप अपने बच्चों को एग्जांपल देंगे कि मुझे तो इतना अनुभव है ना। तो वो क्या है, एक्सपीरियंसेस है। वो किसके द्वारा है, ट्रेनिंग के द्वारा, सीखने के द्वारा, जो हर रोज आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, लिख देंगे ना। हाँ, फिर आगे चलते हैं। जेपी गिलफोर्ड की एक डेफिनेशन है कि लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। यानी लर्निंग क्या है, सीखना क्या है, बिहेवियर में चेंज होना, और ये परिणाम किसका है, बिहेवियर का ही। ठीक है, तो इस तरह की डेफिनेशन, और भी बहुत सारी डेफिनेशन है। देखो मैं बुक में से बता देती हूँ कि स्किनर ने एक डेफिनेशन दी है कि लर्निंग इज अ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। यानी जो हम अपने एनवायरनमेंट से जो हम अनुकूल करते हैं, जो हम एडजस्ट करते हैं, वो भी क्या है, सीखना ही है। बहुत सारी डेफिनेशन है, मैंने और इसमें रखी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारी इतनी सारी पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 2-3 जो भी आपको पसंद हो उन्हें ही बार बार पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। अब देखो जो मैंने ये रखी है ना, ये सारी हेडिंग है।
ठीक है, आपको इनके अंदर अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आ रहा है तो इनके अंदर 2-2 3-3 लाइन लिख लें, और अगर क्वेश्चन शॉर्ट में आ रहा है तो जो शॉर्ट में पूछा गया है वही आप लिखेंगे। जैसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछा है तो कैरेक्टरिस्टिक ना लिख के फैक्टर से लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब इसकी सीखने की विशेषताएं क्या हैं भाई, देखो लर्निंग इज यूनिवर्सल, यानी सीखना क्या है, सार्वभौमिक है, यानी हर कोई सीखता है। अब ऐसा थोड़ी है कि भारत के लोग ही सीख रहे हैं या फिर यूपी के लोग ही सीख रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाओ तो वो भी सीख रहे हैं लोग, हर कोई सीख रहा है, यानी यूनिवर्सल है। सीखना क्या है, हर जगह चल रहा है। अब आप यहाँ भी सीख रहे हैं, कल आप फॉरेन कंट्री में चले जाएं तो आप वहाँ भी सीखेंगे। तो सीखना क्या है, सार्वभौमिक है, यानी हर कोई सीखता है और हर जगह सीखता है। और दूसरा, जो एनिमल्स होते हैं वो भी सीखते हैं, कुत्ता है आपके घर में कुत्ता होगा वो भी सीखता है, बिल्ली है बिल्ली भी सीखते हैं, यानी सीखना सभी के लिए सार्वभौमिक है, सब सीखते हैं। ठीक है, चाहे वो लिविंग मतलब हम हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, चाहे एनिमल्स हैं। ठीक है, ऑल लिविंग इज लर्निंग, यानी जितने भी लिविंग बीइंग है वो भी सीखते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली भैंस गाय सब सीखते हैं। अब आपने अपने घर में देखा होगा, जैसे कि भैंस है उसे पानी पिलाना है तो उसका एक अलग इंडिकेशन है क्योंकि उसने सीखा हुआ है, गाय को पिलाना है वो अलग इंडिकेशन है, और किसी बच्चे को पानी पिलाना है तो उसका एक अलग इंडिकेशन है। तो हर कोई लिविंग बीइंग क्या है, सीख रहा है। तो ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। ठीक है, लर्निंग इज ग्रोथ, जब आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं तो आपकी ग्रोथ भी होती है, आपका विकास होता है, आपकी वृद्धि होती है। जैसे कि आज आप सीख रहे हैं, जैसे कि आपने 12th की थी तो आपकी ग्रोथ वहां तक थी, फिर आपने ग्रेजुएशन की, आपकी ग्रोथ और बढ़ी। अब आपने बीएड कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ और बढ़ रही है। आप 2 महीने पहले बीएड का कुछ भी सिलेबस नहीं जानते थे, अब आपका कम से कम 50-60% सिलेबस कवर हो चुका है, तो आपकी ग्रोथ क्या है, हो रही है, आपकी वृद्धि क्या है, चल रही है। ठीक है, तो लर्निंग क्या है, ग्रोथ है। लर्निंग इज चेंज, यानी सीखना क्या है, परिवर्तन है। जैसे कि भाई सीख रहे हैं तो परिवर्तन तो आएगा ही। अब आप सीख रहे हैं तो आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, आगे कुछ और सीखेंगे तो कुछ और परिवर्तन आएगा। अब जैसे कि आप किसी गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप दूसरे एरिया में चले जाएं तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे जो आपको नहीं दिखेंगे, किसी नए इंसान को दिखेंगे। कोई आपसे पुराना दोस्त मिलेगा तो वो बताएगा कि आपके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं। तो लर्निंग क्या है, चेंज। और वो बदलाव किस वजह से आते हैं, वो इस वजह से आते हैं क्योंकि आप हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, है ना। लर्निंग इज एडजस्टमेंट, यानी सीखना क्या है, अनुकूलन है। अब हम कहीं नई जगह जा रहे हैं तो हम वहाँ एडजस्ट भी करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे, हम चीज़ों को देख देख के सीख सीख के एडजस्ट करेंगे। ठीक है, लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस, यानी सीखना क्या है, अनुभवों का संगठन है। जो भी हम एक्सपीरियंसेस गेन करते जाते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, सारे अनुभव को इकट्ठा करते हैं, वो क्या है, सीखना होता है। ठीक है, तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। आगे चलते हैं, लर्निंग इज पर्पसफुल। अब सीखना क्या है, उद्देश्यपूर्ण है। जैसे कि आप क्लास में कुछ सीख रहे हैं तो आपका उद्देश्य सेट होता है कि भाई मैं ये किस वजह से सीख रहा हूँ। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप ये लर्निंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, लर्निंग थ्योरी, अगर ये बीएड में ना आए तो आप क्या इसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। आपका उद्देश्य सेट है कि भैया एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे मैं फटाफट इसमें से देख लूँ, जो आ रहा है टॉपिक वो मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो लर्निंग क्या है, पर्पसिव है। और ये बीएड में आ रहा है, फिर आगे आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी सीटेट यूपीटेट देंगे तो फिर इसमें से आप और छटनी करेंगे कि मैं देख लेता हूँ कौन सा टॉपिक टेट में पूछा गया है, बस वही टॉपिक पढ़ूंगा, बीएड को छोड़ो पीछे। ठीक है, फिर आगे आप जाएंगे डीएसएसबी या सुपर टेट में, वहां देखेंगे कि भाई जो टॉपिक आ रहे हैं मैं वही पढ़ूंगा। तो आपका क्या है, पर्पस सेट है, इसीलिए आप सीख रहे हैं। ठीक है, लर्निंग इज इंटेलिजेंट, यानी सीखना क्या है, विवेकपूर्ण है। कि भाई आप क्या है, कोई भी चीज हो, कोई भी कठिन चीज हो, उसे आप क्या है, सरल तरीके से भी सीख सकते हैं और दिमाग से भी सीख सकते हैं, वैसे भी सीख सकते हैं बिहेव करके। भाई जैसे कि अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, अब उन्हें कितना हिसाब किताब आता है, आपने अपने घर में देखा होगा, कोई भी बड़े बुजुर्ग होंगे, वो क्या है, उनके अंदर विवेकपूर्ण है, भाई वो सारी चीजें सीख लेते हैं। वो ऐसा तो है नहीं पढ़े लिखे हैं इसलिए सीख रहे हैं, वो क्या है, चीजों को अपने बिहेवियर में ला के सीख लेते हैं। ठीक है, तो लर्निंग क्या है, इंटेलिजेंट है, यानी विवेकपूर्ण, सीख लेता है कोई भी। लर्निंग इज एक्टिव, यानी सीखना क्या है, सक्रिय है। जब तक कोई भी एक्टिव नहीं होगा तब तक वो सीख नहीं पाएगा। जैसे कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास में 10 बच्चे हैं या फिर 20 बच्चे हैं, उसमें से 5 बच्चे एक्टिव नहीं है तो वो बच्चे सीख नहीं पाएंगे जो एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव होना पड़ेगा सीखने के लिए। जैसे कि आप लोग हैं,
अब आप लोग, कुछ लोग तो इतने एक्टिव हैं कि जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूंगी उससे आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जितने भी एक्टिव यूजर हैं उनके कमेंट आनी शुरू हो जाएंगी। तो मुझे लगता है ये एक्टिव हैं, ये लोग पढ़ रहे हैं। अब कुछ लोग क्या है, कानों में लीड लगा लेंगे, सुस्त तरीके से देखेंगे, तो वो लोग क्या है, पैसिव है, वो इतना सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, जो लोग एक्टिव हैं वो ज्यादा सीखेंगे, जो सक्रिय होकर सीख रहे हैं, है ना भाई। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, यानी लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल और सोशल। हम समाज से भी सीखते हैं और अकेले भी सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। अब भाई अपने वातावरण से भी हम सीखते हैं, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में आप रहते हैं वहाँ उसी तरीके से सीखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लड़के जैसे 11th-12th में आते हैं, अगर उनकी सोसाइटी गलत हो जाए, उन्हें गलत एनवायरनमेंट मिले, तो वो क्या है, गलत तरीके पे चल जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उन्हें एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसलिए वो गलत आदत सीख रहे हैं। तो एनवायरनमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीखने में। ठीक है, तो प्रोडक्ट है सीखने का। लर्निंग इज डिस्कवरी। जब आप कुछ सीखते हैं तो आप क्या है, किसी चीज की खोज करते हैं। जैसे कि क्लास में बच्चे सीख रहे हैं तो वो क्या है, कुछ ना कुछ खोज करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो ये हुई इनकी विशेषता। अब कौन कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, यानी सीखने की प्रक्रिया में कौन कौन से सोपान है, स्टेप्स देखते हैं लर्निंग प्रोसेस के, कि भाई हम सीखते किस तरीके से हैं। देखो, सीखने के लिए सबसे पहले चाहिए मोटिवेशन। ठीक है, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, छोटे बच्चे हों उन्हें भी चाहिए। अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है सीखने के लिए, अभिप्रेरणा उसके अंदर नहीं है, प्रेरित नहीं है, तो वो नहीं सीख पाएगा। बच्चे के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए उसे सब्जेक्ट में या फिर टॉपिक में, या फिर अगर टॉपिक भी बोरिंग हो तो टीचर उसे इंटरेस्टेड बनाए। ठीक है भाई, अच्छा टीचर वही होता है, कितना भी हार्ड टॉपिक हो उसे सरल बना दे, बच्चों को मजा आए बस। ठीक है, तो क्या है, बच्चा मोटिवेटेड होना चाहिए, प्रेरित होनी चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, मोटिवेशन। अब जैसे कि आप लोग हैं, आप कैसे मोटिवेटेड हैं, आपके दिमाग में क्या है, गोल सेट है कि भैया मुझे तो सरकारी नौकरी लेनी है। तो सबसे पहले बीएड पे ध्यान देना पड़ेगा, फिर बीएड के बाद आगे के रास्ते खुलते हैं, उन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मोटिवेशन होने के बाद आपका क्या है, गोल सेट होना चाहिए, उद्देश्य सेट होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य सेट नहीं है तो आप अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएंगे। अब आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका उद्देश्य सेट है। किसी का तो ये होगा दिमाग में कि भाई मुझे बीएड में टॉप करना है, किसी का ये होगा कि बीएड में अगर अच्छी तरीके से पढ़ लूंगा तो आगे जाके मुझे दिक्कत नहीं होगी, किसी का ये होगा कि भाई मुझे तो पढ़ना ही है, चाहे आगे कैसा भी हो, कुछ भी हो, मुझे जो किताबें मेरे सामने आ गई मुझे ये अच्छी तरीके से पढ़नी है। तो ये क्या है, आपका उद्देश्य सेट है, आपको इसलिए पढ़ने के पेपर आ रहे हैं, अपने अच्छे तरीके से अपना 100% देना है। ठीक है, तो आपका क्या है, गोल सेट है। अब जब आप पढ़ेंगे तो आपके पढ़ने में बाधा भी आएंगी, बैरियर्स आएंगे। भाई सिंपल सी बात है, जैसे कि जब मैं बीएड में थी मुझे बहुत पकाऊ लगती थी ये किताबें, अब अच्छी लगती हैं। तो आपके क्या है, पढ़ने में बाधा आएंगी कि बहुत बार क्या है, पढ़ती बार नींद आएगी। ठीक है, आती है, बहुतों को आती है। ठीक है, बहुतों को नहीं, 90% सभी को आती है, क्योंकि थ्योरी है सारी, ऑब्वियस सी बात है, भाई नींद तो आएगी। तो पढ़ते बार बैरियर आएंगे। ठीक है, किसी को नींद आएगी, किसी को समझ ही नहीं आएगा, किसी के साथ ये दिक्कत होगी कि भैया पूरा चैप्टर पढ़ लिया, सिर के ऊपर चले गए, पता नहीं चला इसके अंदर था क्या। ठीक है, तो ये क्या है, बैरियर्स है। फिर क्या है, वेरियस एक्सप्लोरेटरी रेस्पॉन्स। फिर आप क्या करेंगे कि भैया जब आपके सामने बैरियर आएंगे, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप क्या है, यूट्यूब पे आएंगे। फिर यूट्यूब पे आप अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे कि भैया देखूं किसी ने इस टॉपिक पे वीडियो डाली, जैसे कि लॉर्ड मैकाले हुआ, मैकाले माइन्यूट्स। मैकाले क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब अगर बुक में देखा जाए, गाइड में, तो बड़ा है टॉपिक। तो उसे देखेंगे कि भैया इतना कौन पढ़ेगा, कोई वीडियो देख लेता हूँ, 20-30 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या है, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि आप मेरे चैनल पे आ गए, आपने मेरी वीडियो देखी, तो आपने सोचा कि भैया मैकाले भी हो रहा है, चलो यूनिट वाइज चल रही है चीज़ें, तो यहीं पे देख लेता हूँ। तो क्या है, आप वेरियस एक्सप्लोरेटरी रेस्पॉन्स करेंगे, अलग अलग प्रतिक्रिया करेंगे, अलग अलग अनुक्रियाएं करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, आपको टॉपिक आ जाएगा तो रीइंफोर्समेंट, यानी आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि भाई चलो, अपने आप को फीडबैक देंगे कि भाई हाँ ये टॉपिक तो आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन होगा, यानी जो भी आपकी पहले से नॉलेज होगी उसे क्या है, अगली नॉलेज के साथ ज्वाइंट कर देंगे, अगली नॉलेज के साथ क्या है, जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने एक बुक पढ़ ली तो दूसरी बुक आप उसके साथ इंटीग्रेट कर लेंगे, आपका फ्लो बन जाएगा कि भाई पहले मैंने जो पढ़ लिया वो आगे के साथ जोड़ता चला जाऊंगा।
ठीक है। जैसे कि एक चीज़ आपको बताऊंगी कि टीचर टीचिंग जो टेक्नोलॉजी ये बुक है ना, ये थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती किससे है, पेडागोजिकल सब्जेक्ट से। अब जिसने बुक खोल के देखी होगी ना, वो सोचेगा कि भाई टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी मैम करा रही हैं या फिर दीदी जो भी आप बोलते हैं, तो मैं इसे देख लेता हूँ। टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी और पेडागोजी जब मैं खोल के देखी, अरे ये तो उसके जैसी है, तो आपने क्या है, जो पहले वाला ज्ञान है इसके साथ जोड़ दिया, इंटीग्रेट करके आपने दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ लिया। ठीक है, समझ आया? आगे चलते हैं। ठीक है, अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। बहुत बार पूछा गया है, मुझे तो लगता है 5 साल में 5 साल ही पूछा गया है। ठीक है, एक दो साल की तो कहती नहीं, लेकिन मैंने अब तक जितने पेपर देखे हैं सभी में पूछा गया है कि कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं लर्निंग को, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। ठीक है, अब कौन कौन से कारक अफेक्ट करते हैं, देखो ये है हेडिंग कि भाई फैक्टर्स बिलोंगिंग टू लर्नर, जो लर्नर से बिलोंग करते हैं। दूसरा क्या है, जो टीचर से बिलोंग करते हैं, वो फैक्टर कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। सब्जेक्ट मैटर भी अफेक्ट करता है, भाई कोई ना कोई फैक्टर तो सब्जेक्ट मैटर के अंदर भी होते हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, सीखने को प्रभावित करते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। अब इन्हीं के अंदर ये हेडिंग है, इन हेडिंग के, ये हेडिंग है सारी, ये हेडिंग के अंदर भी हम क्या है, पॉइंट्स बना के लिखेंगे। ठीक है भाई, समझ आया? तो चलते हैं, एक एक लाइन भी लिख देंगे बस, जैसे कि मैं बता रही हूँ, विल टू लर्न यानी सीखने की अच्छा। अब फैक्टर्स बिलोंगिंग टू लर्नर यानी बच्चे, बच्चों को क्या है, शिक्षार्थी से संबंधित कारक, यानी बच्चों को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सीखने में। ठीक है, विलिंग टू लर्न सीखने की इच्छा, भाई अगर बच्चे को सीखने में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो आराम से सीखेगा, वो अच्छी तरीके से सीखेगा। और बच्चा अगर सीखने की इच्छा ही नहीं है, सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, तो भाई कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी पढ़ा लो, वो नहीं पढ़ेगा। जैसे कोई बच्चा आपने आसपास भी आपने देखा होगा कि घर के इतने अच्छे हैं, इतना पैसा उसके पीछे लगा दें, उसे कितने भी कोर्स करवा लें, पर वो बच्चा पढ़ेगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ेगा? क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, यानी उसकी क्या है, सीखने की इच्छा नहीं है, यानी विल टू लर्न। तो ये कारक क्या है, प्रभावित करेंगे उसके सीखने के लिए। अगर उसकी सीखने की इच्छा नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा, और अगर सीखने की बच्चे की इच्छा है तो वो कितना भी कठिन चीज हो उसे भी सीख लेगा। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग हैं, आप बीएड का कोई भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, आपको कोई टॉपिक हार्ड लगा, तो आप, अगर आपके मन में ये सीखने की इच्छा है ना कि टॉपिक हार्ड बेशक हो, बस मुझे तो ये सीखना है, मुझे इसका कंसेप्ट देखना है कि इसके अंदर कंसेप्ट क्या है, तो आप उसे सीख लेंगे। और आपने अगर ये सोच लिया कि ये टॉपिक तो हार्ड है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, छोड़ इसे, आगे चलो, मैं नहीं पढ़ रहा इसे, तो क्या है, आप कभी नहीं सीख पाएंगे उसे। ठीक है, तो कैसी होनी चाहिए, ये फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, यानी सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, अब बच्चे का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है यानी शैक्षिक पृष्ठभूमि है, वो भी अफेक्ट करती है लर्निंग को, सीखने को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? अब जैसे कि कोई भी बच्चा है, वो किसी भी सब्जेक्ट में वीक है, जैसे कोई बच्चा है मैथ में वीक है, ठीक है, तो अगर आप उसे मैथ पढ़ा रहे हैं तो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, जो मैथ का बैकग्राउंड है, वो आगे जब पढ़ाएंगे वो उसे प्रभावित करेगा, अफेक्ट करेगा। भाई उसे मैथ अच्छे तरीके से आने का ही नहीं है, फिर वो क्या करेगा, 10th करेगा, 10th के बाद मैथ छोड़ ही देगा। ठीक है, क्योंकि वो उसे आता नहीं है। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। अब किसी बच्चे को इंटरेस्ट है मैथ में, तो वो क्या करेगा, मैथ को अच्छी तरीके से पढ़ता जाएगा, और फिर 11th 12th में भी मैथ लेगा, फिर आगे बीएससी भी मैथ से करेगा, एमएससी भी मैथ से करेगा। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, अफेक्ट करता है लर्निंग को। ठीक है, समझ आया? मेरे गले में फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अफेक्ट करता है। कैसे भाई, अगर बच्चा बीमार है या फिर तीसरे दिन बीमार रहता है, तो उसका क्या है, अगर स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है तो वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं बहुत कमजोर थी पहले। ठीक है, तो मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि मुझे हर तीसरे दिन बुखार, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, हर हफ्ते बुखार हो रहा था। तो क्या है, जो मेरी फिजिकल हेल्थ थी वो मेरी लर्निंग को अफेक्ट करने लगी, मेरा रिजल्ट डाउन हो गया। ठीक है, मुझे लग रहा है 7th 8th की बात होंगी। तो क्या है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बच्चे की अफेक्ट करती है लर्निंग को। अगर बच्चा फिजिकली और मेंटली हेल्दी है, स्वस्थ है शारीरिक और मानसिक तरीके से, तो वो सीख भी पाएगा। अब जैसे कि आपके पेपर हो बीएड के और किसी बच्चे को बुखार हो जाए, चाहे उसने कितनी भी अच्छी तैयारी की हो, उसका पेपर बहुत ही रेयर होगा कि बहुत टॉप का जाए, बस ये है कि पास होने लायक जाएगा। ठीक है, तो जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो प्रभावित करती है सीखने को। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट है मैच्योरेशन, परिपक्वता। अब जैसे जैसे बच्चे में परिपक्वता आती है वो वैसे वैसे सीखता जाता है, तो मैच्योरेशन भी अफेक्ट करती है। अब जैसे कि आप 5th क्लास का बच्चा है और उसे 8th क्लास का कोई भी क्वेश्चन दे रहे हैं तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैच्योरिटी क्या है, अफेक्ट करती है सीखने को। वो इतना परिपक्व नहीं है, वो इतना मैच्योर नहीं है कि वो 8वीं क्लास का कोई भी सम कर सके। ठीक है, तो परिपक्वता क्या है, अफेक्ट करती है लर्निंग को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। अगर बच्चा मोटिवेटेड है, सीखने के लिए प्रेरित है, अंदर से पढ़ने के लिए जागरूक है, तो ही वो सीख पाएगा। अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है तो नहीं सीख पाएगा। तो मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है सीखने के लिए, है ना भाई। अगर बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है, स्कूल में आया, उसका मन ही नहीं है पढ़ने का, मोटिवेशन ही नहीं है उसके अंदर, प्रेरित ही नहीं है, तो वो नहीं पढ़ पाएगा, तो उसकी लर्निंग क्या है, प्रभावित होएगी, है ना। एटीट्यूड ऑफ द लर्नर, इसमें भी वही बात है कि सीखने वाले की अभिवृत्ति। अगर बच्चे का एटीट्यूड ये है कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है तो वो पढ़ेगा ही नहीं, टीचर कितना भी कोशिश कर ले। अगर बच्चे का एटीट्यूड ये है कि कुछ भी दिखा दो, कुछ भी मुझे दे दो, कोई भी सब्जेक्ट मैं फोड़ के दिखा दूंगा, तो ये क्या है, बच्चे का जो एटीट्यूड है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, प्रभावित करता है सीखने को। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो अच्छी तरीके से सीखेगा, अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। ठीक है, अब सीखने और समय तथा अवधि यानी टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग। टाइम एंड ड्यूरेशन यानी जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर को पढ़ाते वक्त ये ध्यान में रखना है कि कितने टाइम तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कितनी ड्यूरेशन रखनी है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। अगर ये दिमाग में नहीं रखा तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो टाइम और ड्यूरेशन भी अफेक्ट करता है। जैसे कि आप केमिस्ट्री का पीरियड है उसे 2 घंटे का कर दो तो सारे बच्चे सो जाएंगे, है ना। तो टाइम एंड ड्यूरेशन भी हिसाब देख के करना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमें कितनी देर का रखना है। ठीक है, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि भी प्रभावित करती है। जैसे कि कुछ बच्चे क्या हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो वो क्या है, बढ़ते चले जाते हैं आगे। कुछ बच्चे क्या है, पढ़ाई में कमजोर होते हैं, डल होते हैं, तो वो भी उन्हें उनकी लर्निंग को अफेक्ट करता है। 9th है लर्निंग प्रोसेस यानी अधिगम प्रक्रिया। अब अधिगम प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, यानी लर्निंग का प्रोसेस क्या है। देखो, टीचर चाहे किसी भी तरीके से समझा ले, कितने भी मेथड्स यूज कर ले, लेकिन सभी का सीखने का जो प्रोसेस है, सीखने की जो प्रक्रिया है वो अलग होती है। जैसे कि भाई किसी को क्या है, सेल्फ स्टडी करके बहुत सही लगता है कि भाई मुझे तो खुद पढ़ के ही समझ आती है। कुछ ऐसे होते हैं कि मैं खुद कितना भी पढ़ लूँ, मुझे तो दूसरे का सहारा लेके ही समझ आता है। तो सभी का क्या है, सीखने की जो तरीका है वो अलग है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं किससे बिलोंग करते हैं, लर्नर से, यानी बच्चे से एक तरीके से। ठीक है, अब सेकंड पढ़ते हैं फैक्टर बिलोंगिंग टू टीचर्स, यानी टीचर से संबंधित कौन से कारक हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो सीखने को प्रभावित करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, यानी टीचर अगर क्लास में आ रहा है पढ़ाने तो उसे क्या है, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसे सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर टीचर को अच्छी नॉलेज है, अच्छा वो समझा पा रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो टीचिंग क्या है, इफेक्टिव होगी। क्या होगी, टीचिंग इफेक्टिव होगी और बच्चे भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और टीचर क्या है, कॉन्फिडेंटली पढ़ा पाएगा। और अगर टीचर को नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की तो वो क्या है, ना तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ना उसे सब्जेक्ट पे मास्टरी होगी और ना ही लर्निंग इफेक्टिव होगी और बच्चे भी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, फिर है टीचर का बिहेवियर। टीचर चाहे जितना भी अच्छा भाई कोई कोई टीचर आपने देखा होगा कि अच्छा तो बहुत पढ़ाते हैं पर इतने खड़ूस, अगर एक क्वेश्चन भी पूछ लिया ना तो वो बताते नहीं थे। स्कूल टाइम की बात मैं कर रही हूँ कि टीचर्स का बिहेवियर अब तक भी आपको याद होगा कि फलाने टीचर या फलानी मैम तो ऐसी थी, अगर कुछ पूछ लिया तो बच्चे की पिटाई निश्चित है। ठीक है, या फिर कभी बताएंगे ही नहीं। तो टीचर का बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है कि टीचर क्या है, बिल्कुल सॉफ्ट बिहेवियर होना चाहिए उसका। ठीक है, बिल्कुल स्वीटली सबके साथ बात करे, नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए, पोलाइटली बिहेव करे। किस तरीके से बिहेव करे, पोलाइटली बिहेव करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बोलते ही चांटा आ रहा है मुंह पे। ठीक है, तो टीचर का बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। भाई क्या हो गया ये। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग, यानी टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है, जो मेथड्स हैं वो भी इफेक्टिव होने चाहिए क्योंकि वे भी कहीं ना कहीं सीखने को प्रभावित करते हैं। अब टीचर क्या है, घिसे पिटे तरीके से पढ़ा रहा है, जैसे कि क्लास में आया, बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया, बच्चों को समझ आ रहा है, आने दे, नहीं आ रहा है मत आने दे, बुक खोली,
रीडिंग करी या फिर बोर्ड पे आके लिख दिया। तो क्या है, अपने मेथड्स को भी इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, तभी लर्निंग अच्छी होगी। अगर मेथड अच्छे नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, तो लर्निंग भी अच्छी नहीं होगी, कोई भी नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो क्या हो, मेथड ऑफ टीचिंग भी अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब टीचर को क्या है, अलग अलग बच्चे की पता होनी चाहिए, यानी व्यक्तिगत अंतर भी पता होनी चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए, क्योंकि हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीख पाता, हर किसी का सीखने का तरीका अलग होता है, हर कोई एक जितना नहीं सीख सकता, किसी को ज़्यादा समझ आ रहा है, किसी को कम समझ आता है। हर बच्चे का इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि बच्चे को इंटरेस्ट है भी या नहीं। ठीक है, तो बच्चे की रुचि भी पता होनी चाहिए, मतलब सारी चीज टीचर को क्या है, पता होनी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता होना चाहिए, व्यक्तिगत अंतर का पता होना चाहिए कि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता। अब टीचर क्या है, अब एक बच्चा तो ऐसा है 100 में से 100 ला रहा है, दूसरा बच्चा गिर पड़ के बेचारा 100 में से 33 ला रहा है, तो टीचर की एक्सपेक्टेशन इस वाले बच्चे से ये हो कि 100 में से 100 लाए, तो ये तो गलत बात है ना भाई। जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उतना ही तो ले पाएगा वो। भाई इतना तो हो सकता है कि 33 से ये 40-50 तक चला जाए मेहनत करके, लेकिन टीचर अगर एक्सपेक्ट करे कि भाई 100 नंबर लेके आए, तो वो नहीं ला सकता। ठीक है, तो टीचर को क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी पता होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए कि किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, और कितना किस बच्चे पे ध्यान देना है। पर्सनैलिटी, अब टीचर की जो पर्सनैलिटी है वो भी काफ़ी मैटर करती है। अब पर्सनैलिटी से ये मतलब नहीं है कि डैशिंग बन के जाओ, या लड़की हो, मतलब मेल टीचर हो चाहे फीमेल टीचर हो, कि भाई अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, फैंसी फैशन करके जा रहे हैं, ये नहीं। पर्सनैलिटी का मतलब है चरित्र अच्छा होना चाहिए, टीचर का चरित्र अच्छा होना चाहिए। अब डैशिंग तो बन के आ रहा है, कोई भी मेल टीचर है डैशिंग बन के आ रहा है और परेशान कर रहा है बच्चों को, लड़कियों को परेशान कर रहा है, उसका बिहेवियर बहुत गंदा है, तो भाई वो पर्सनैलिटी का कोई फायदा नहीं है। या फिर लड़की है, उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बोलने चालने का तरीका अच्छा नहीं है, तो ये क्या है, उस पर्सनैलिटी का कोई फायदा नहीं है। यानी टीचर का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टीचर क्या होता है, रोल मॉडल होता है बच्चों के लिए। जैसा टीचर होगा वैसे ही बच्चे होंगे। पता नहीं बच्चे दिमाग में क्या इमेज बना रहे हैं कि भाई कल को मुझे तो ये सर बहुत अच्छे लगते हैं, ये मैम बहुत अच्छी लगती है, मैं तो कल को अगर टीचर बनूंगा तो इन्हीं के जैसे बनूंगा। ठीक है, तो क्या है, टीचर रोल मॉडल होते हैं, तो उन्हें एक एक कदम बहुत आसानी से क्या है, बहुत आराम से रखना चाहिए, सोच समझ के। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, यानी टीचर्स जब क्लास में पढ़ाएं, देखो पहले टाइम पे क्या था, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, यानी शिक्षक ही सब कुछ था, जो टीचर कहता था वही होता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसके दिमाग में बच्चा होना चाहिए कि भाई मुझे बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे के डिजायर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा भी होगी, तभी कहीं ना कहीं लर्निंग अच्छी होगी। ठीक है, तो ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए, अब जैसे कि भाई क्लास में हम गए तो स्टार्टिंग में तो हम हार्ड जो बुक होगी, जैसे कि स्टार्टिंग में मैथ का पीरियड हो गया तो अच्छी बात है, सबका माइंड फ्रेश रहता है, सारे बच्चे एक्टिव रहते हैं जब घर से जाते हैं। लेकिन जैसे कि 8 पीरियड होते हैं और 8th पीरियड में आप मैथ या केमिस्ट्री दे दें तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो टाइम टेबल भी इस अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हर बच्चा सीख सके, लर्निंग इफेक्टिव हो सके। अगर टाइम टेबल गलत है तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा सीखने को। अब जैसे कि लास्ट पीरियड में फिजिक्स का पीरियड लग जाए तो लास्ट पीरियड आते आते बच्चों की एनर्जी खत्म हो जाती है स्कूल में। भाई हमारी भी हो जाती थी, सबको पता होगा कि छुट्टी के टाइम पे जो लास्ट पीरियड होता था उसमें तो बस ऐसा लगता था जल्दी से छुट्टी हो जाए, जल्दी से छुट्टी हो जाए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है बच्चों की एनर्जी खत्म हो जाती है, तो टाइम टेबल बच्चों के अकॉर्डिंग बनाए। ठीक है, यानी बच्चों को इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी टीचर ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ाने पे ध्यान दे। को करिकुलर एक्टिविटीज पता है क्या होता है, जैसे कि गेम खिलाना, स्पोर्ट्स में जाना, कोई भी जो बाहर की एक्टिविटीज होती हैं पढ़ाई से अलग। तो टीचर को क्या होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि 8 के 8 पीरियड बस पढ़ाते रहे, थोड़ी बहुत को करिकुलर एक्टिविटीज भी करवानी चाहिए। अगर को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं करवा रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी अफेक्ट करेंगी। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि खाली को करिकुलर एक्टिविटीज चल रही है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो ये चीजें क्या है, लर्निंग को प्रभावित करती हैं। ठीक है, डिसिप्लिन, अनुशासन की बात कर लेते हैं। अनुशासन इतना होना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए कि ना तो बच्चे प्रेशर में रहे और ना ही टीचर स्ट्रिक्ट रहे, यानी नॉर्मल अनुशासन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर तानाशाह बन के चले जाए, क्लास में हो पिन ड्रॉप साइलेंस, बच्चे बिल्कुल ऐसे बैठे हों जैसे कि पिट के बैठे हों। ठीक है, तो ऐसा डिसिप्लिन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा डिसिप्लिन है तो बच्चे डर डर के मर जाएंगे, वो लर्निंग कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी उनकी। ठीक है,
आगे चलते हैं फिर है फैक्टर बिलोंगिंग टू सब्जेक्ट मैटर, यानी पाठ्य वस्तु से संबंधित कौन से कारक हैं जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। भाई अपने दिमाग में सोचो कि किताब से रिलेटेड क्या फैक्टर हो सकते हैं जो हमारे सीखने को प्रभावित करेंगे। अब जैसे कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, किस तरीके का नेचर है बुक का, किस तरीके का सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं, हम इजी सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा भागते हैं कि भाई ये वाला सब्जेक्ट इजी है, इसे पहले पढ़ लेते हैं, ये वाला हार्ड है। तो नेचर क्या है सब्जेक्ट का, सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए। अगर वो इजी है तो लर्निंग अच्छी होगी, वरना क्या है प्रभावित होगी, अफेक्ट होगी। ठीक है, साइज ऑफ द कंटेंट, कंटेंट का साइज कैसा होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए, टुकड़ों में होना चाहिए। अब जैसे कि आप लोग क्या करते होंगे, मतलब सभी करते हैं कि आप पहले देखते होंगे कि कितनी यूनिट है बुक में, देख ली भाई 7 यूनिट है। ठीक है, फिर देखते होंगे सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है ना, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। जब सबसे छोटी वाली मिलेगी उससे पहले पढ़ेंगे, बहुत से मतलब 90% लोग ऐसे करते हैं, सब नहीं करते। तो क्या है, आप क्या देखते होंगे, साइज देखते होंगे कि भाई ये वाली जो यूनिट है ना वो सबसे छोटी है, तो मैं सबसे पहले इसे ही पढ़ूंगा या इसे ही पढ़ूंगी। तो क्या है, आपका ध्यान छोटी यूनिट पे जाता है। तो साइज जो है कंटेंट का वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। अगर आप बड़ी यूनिट पढ़ रहे हैं और वो काफी दिन तक चल रही है, 10 दिन हो गए भाई ये यूनिट तो पूरी ही नहीं हो रही, तो वो क्या है, उससे लर्निंग प्रभावित होती है, आप बोर हो जाएंगे, है ना, होता है ना ऐसा। तो चीजें क्या है, खुद से रिलेट करनी है, तभी अच्छा मजा आता है पढ़ने में। सीरियल ऑर्डर ऑफ कंटेंट, अब कंटेंट को किस सीरीज में लगाएं। अब कंटेंट क्या होना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, जब भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो पहले इजी चैप्टर पढ़ाए। ऐसा नहीं है कि पहले हार्ड चैप्टर पढ़ा रहा है, पहले क्या है इजी चैप्टर पढ़ाए, या फिर ऐसा करें कि सबसे छोटा चैप्टर सबसे पहले पढ़ाए। ठीक है, तो बच्चे उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन प्रेजेंटेशन, यानी उदाहरण प्रस्तुतिकरण। टीचर क्या है पढ़ा रहा है तो बीच बीच में उदाहरण दे, और उदाहरण ऐसे दे जिससे बच्चे रिलेट कर पाए। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, अब मैं बीएड के उदाहरण न दे के किसी और चीज के उदाहरण देने लगूँ, या आपकी जिंदगी से जुड़े हुए, जैसे कि स्कूल टाइम में आप पढ़े हैं तो आप रिलेट कर पा रहे हैं। अब मैं बुकिश उदाहरण देने लगूँ, बुकिश एग्जाम्पल देने लगूँ, तो वो कहीं रिलेट नहीं कर पाते, उससे इंटरेस्टिंग नहीं बनती क्लास, है ना। तो उदाहरण दे जिससे कि बच्चों का क्या है इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है, अगर उदाहरण नहीं दे रहे हैं तो उससे लर्निंग कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। लैंग्वेज स्टाइल, भाषा शैली, यानी लैंग्वेज स्टाइल भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। जैसे कि हम क्या करते थे कि हम बुक में देखते थे कि जिस बुक में ज़्यादा डायग्राम है वहाँ उस बुक को पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है ना। सबके साथ ऐसे होता है, इस बुक में तो राइट लिखा हुआ बहुत अच्छा है, शब्द बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। या फिर ये भी देखते हैं कि भाई जो आसान भाषा कौन सी बुक में। अब जैसे कि बीएड आप कर रहे हैं तो आपने अब तक 2-4 बुक तो देखी होंगी, लाइब्रेरी से भी निकलवाई होगी, क्वेश्चन बैंक देखे होंगे कि भाई आर लाल का देख लूँ, है ना, चित्रा का देख लूँ, विद्या का देख लूँ। वो क्यों देखते हैं, आप क्यों देखते हैं भाई, कंटेंट तो सभी में दिया होता है, सभी पढ़ के पास हो जाएंगे। वो देखते हैं कि लैंग्वेज स्टाइल कैसा है, लिखी कैसी गई है चीज़ें, सरल भाषा में लिखी हुई है। तो आप क्या ढूंढते हैं, सिंपल लैंग्वेज ढूंढते हैं, है ना, सिंपल लैंग्वेज ढूंढते हैं। अब जैसे कि आप पीपीटी मांगते हैं, आप कहते हैं कि पीपीटी या पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ क्यों मिलते हैं, आपको लगता है, आपको समझ आ रहा है तो आपको लगता है कि सरल भाषा है, मैं इसी से ही पढ़ लेता हूँ। तो क्या है, लैंग्वेज स्टाइल भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। अगर हार्ड लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा गंदी लैंग्वेज लिखी है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिखी है या फिर प्योर इंग्लिश ही लिखी है और आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेगी। ठीक है, समझ आ रहा है ना भाई। दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी ऑडियो विजुअल मटेरियल के थ्रू अगर पढ़ा रहे हैं तो लर्निंग अच्छी होगी, और अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो लर्निंग क्या है, अफेक्टिव होगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, यानी सब्जेक्ट मैटर जो भी पढ़ा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, चाहे कितना भी हार्ड टॉपिक हो। टीचर का एक अच्छा टीचर तभी कहलाता है, अच्छा वक्ता तभी कहलाता है जब वो हर टॉपिक को इजी बनाते हैं। जैसे कि आपको बीएड में कोई टॉपिक हार्ड लगता है और आप मुझे कमेंट करके कह रहे हैं कि भाई मैम ये टॉपिक करा दो, और मैं वो टॉपिक करा रही हूँ और आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरे होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं एक अच्छी टीचर नहीं बन पाऊंगी। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं फिर एनवायरमेंटल फैक्टर। अब वातावरण के कौन से फैक्टर हैं जो हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हेरिडिटी, यानी वंशानुक्रम। हेरिडिटी क्या है भाई, अगर आप देखो सबसे ज्यादा हमें क्या है, अनुवांशिकता, यानी पूर्वजों से जो गुण मिलते हैं वही आगे तक चलते हैं।
वही कहीं ना कहीं स्टे करते हैं। 90% गुण हमें क्या मिलते हैं, अपने पूर्वजों से मिलते हैं, 10% क्या है, हम एनवायरमेंट से लेते हैं। लेकिन एनवायरमेंट का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। हेरिडिटी से अगर कोई बच्चा होशियार है, किसी को बहुत अच्छे जेनेटिक मिले हैं, उसके माँ बाप होशियार हैं, बाबा दादी होशियार हैं, और उसे एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिला है, तो कितनी अच्छी हेरिडिटी हो वो सफल नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं गाँव का एग्जाम्पल देती हूँ कि गाँव में कितना भी होशियार बच्चा पैदा हुआ हो, अगर उसे घर का सपोर्ट नहीं है, उसका एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, उसे स्कूल अच्छा नहीं मिला, उसे बुक्स अच्छी नहीं मिली, उसे वातावरण अच्छा नहीं मिला, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा अपने जीवन में। सही कह रही हूँ ना, ठीक बात है ना। नॉलेज ऑफ सोशल हेरिडिटी यानी सामाजिक वंशानुक्रम का ज्ञान, यानी हमें क्या है, बायोलॉजिकल हेरिडिटी तो मिलती है, यानी गुणसूत्र मिलते हैं अपने माँ बाप के, लेकिन सोशल हेरिडिटी कैसे मिलती है कि भाई किसी के खानदान में आपने देखा होगा कि भाई हम कहते हैं कि इनका तो खानदान ही सारा अच्छा है, यानी वो क्या है, सोशल हेरिडिटी है, सामाजिक वंशानुक्रम है कि बाबा भी अच्छे, उनके पापा भी अच्छे, आगे से बच्चे भी अच्छे, तो वो क्या है, सोशल हेरिडिटी है, वो चीज क्या है, बच्चों ने एक्वायर कर ली है। ठीक है, क्या है आगे, क्या है, इनफॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन दो तरीके से होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कौन सी होती है, स्कूल वाली एजुकेशन जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम अपने घर परिवार मोहल्ले पड़ोस जो भी हम जहाँ से सीखते हैं वो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। अगर आपको इनफॉर्मल एजुकेशन अच्छी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत मिल रही है तो वो आपकी लर्निंग को प्रभावित करेगी। जैसे कि मैं बताती हूँ कि जब बच्चा 10th करता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के बारे में बता रही हूँ, कि अगर वो गलत ट्रैक पे चले गए, गलत रास्ते पे चले गए, तो उनकी क्या है, लर्निंग अफेक्ट हो जाएगी, वो सीख नहीं पाएंगे, वो भटक जाएंगे अपने रास्ते से। और होता भी है बहुत बार ऐसा, है ना, आपने देखा भी होगा। तो ये क्या है, इनफॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन भी अफेक्ट करती है लर्निंग को। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व का विकास भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। व्यक्तित्व का विकास, भाई घर को का व्यक्तित्व अच्छा है तो बच्चे का व्यक्तित्व विकास भी अच्छा होगा, और अगर घर को का नहीं है तो बच्चे का भी नहीं होगा, तो ये क्या है, सीखने को प्रभावित करती है। ठीक है, समझ आया। फिर है फैमिली एनवायरनमेंट। अगर फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा है, घर का वातावरण अच्छा है, तो बच्चे पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं तो बच्चा पूरे जीवन वही देखेगा, तो उसकी मानसिकता इसी तरीके की डेवलप होगी, है ना। तो फैमिली एनवायरनमेंट भी हमारी लर्निंग को अफेक्ट करती है। अब जैसे कि कोई बच्चा है, उनके घर में रोजाना लड़ाई होती है, हर तीसरे दिन लड़ाई होती है, और बच्चे का पेपर है, बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, तो वो क्या है, उसकी लर्निंग प्रभावित होगी। अब वो स्कूल में जाके तो बताएगा नहीं कि मेरे घर में लड़ाई हो रही है, वो क्या है, सहमा सहमा हो जाएगा, एक कोने में बैठा रहेगा, या चुप रहेगा, डरा डरा रहेगा, दुखी रहेगा। ठीक है, तो फैमिली एनवायरनमेंट भी क्या है, अफेक्ट करता है लर्निंग को। ठीक है, समझ आया। फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास यानी कक्षा का भौतिक वातावरण। अगर कक्षा का वातावरण पॉजिटिव है, अच्छा है, यानी बच्चों की गुडविल अच्छी है, बच्चों की बॉन्डिंग अच्छी है, क्लास में सभी लोग अच्छे हैं, तो अच्छी बात है। और क्लास में अगर निकम्मे बच्चे हैं, लड़के हैं लड़की हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और लड़ाई झगड़ा बहुत उच्च लेवल तक जा रहा है, बहुत स्कूलों में क्या है, गोली चल जाती है, तो अगर फिजिकल एनवायरनमेंट क्लास का अच्छा नहीं है तो वो भी लर्निंग को अफेक्ट करता है ना। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट यानी मनोवैज्ञानिक वातावरण भी अच्छा है तो लर्निंग अच्छी होगी, नहीं तो लर्निंग अफेक्ट होगी। सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट यानी सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण अगर अच्छा है तो अच्छी लर्निंग होगी, अगर अच्छा नहीं है तो लर्निंग अफेक्ट होगी। जैसे कि अगर आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो सोसाइटी बहुत ज़्यादा गंदी है, तो आपकी लर्निंग प्रभावित होगी। ठीक है, अगर आप सांस्कृतिक की बात करते हैं, कल्चरल की बात करते हैं, अगर आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं तो संस्कार आगे तक अच्छे ही जाएंगे, लर्निंग अच्छी होगी। अगर संस्कार अच्छे नहीं हैं तो क्या है, लर्निंग अफेक्ट होगी। सिचुएशन एज अ होल, अगर सारी चीज़ें अच्छी हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर सारी चीज़ें बेकार है तो लर्निंग अफेक्ट होगी। ठीक है, ये बात हुई। तो हमारा ये लर्निंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये हमने देख लिया है। देखो ये सारे फैक्टर हैं, फैक्टर बिलोंगिंग टू लर्नर, बिलोंगिंग टू टीचर, बिलोंगिंग टू सब्जेक्ट, बिलोंगिंग टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये सारे क्या हैं, सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। तो ये सब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। पूरा टॉपिक का मतलब है लर्निंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरीज यानी सीखने के सिद्धांत, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक की थ्योरी है, पेवलोव की थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी है, गेस्टाल्ट की थ्योरी है, कुर्ट लेविन भाई साहब कहीं पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सभी लोग सपोर्ट कीजिए। देखो आप लोग 10-10, 20-20 लोगों को भी साथ में जोड़ेंगे, शेयर करेंगे तो क्लासेस काफ़ी आगे तक जाएंगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा।
ठीक है। अब देखो आप लोगों की कमेंट आती है, आप लोग इंतजार करते हैं, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज मुझे इतनी थकान थी, मैं मार्केट भी गई थी, मेरा गला भी खराब था, लेकिन मैंने तब भी क्लास बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग मेरा इंतजार करते हैं, ठीक है। तो मुझे आप लोगों की बहुत चिंता होती है, इसी वजह से मैं क्लास बनाती हूँ। नहीं तो दूसरे चैनल पे आप देख सकते हैं 2-2 दिन का भी गैप हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। तो जब नीड होती है तभी चीज़ देने की मन करता है ना, समझ रहे हो ना। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।